नमस्कार दोस्तों, माइलेज एकेडमी में महेश कुमार आपका फिर से वापस स्वागत करता है। और आज फिर वापस एक नए टॉपिक के साथ आप सभी दोस्तों से भी रूबरू हो रहे हैं। इसमें आप देखिए, हमने जो पहले कक्षा 12th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे, और 3 पार्ट करने के बाद अभी ये जो आपके सामने एक अगला जो पार्ट लेके आए हैं, इस पार्ट के अंदर हमने पहले 3 पार्ट में हमने कायिक जनन और बीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके जो विधियां थी, उसकी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की हमने विधि का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में फिर जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसकी विधि का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये इसकी प्राकृतिक को तो हमने पढ़ लिया था, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 ये प्रमुख विधियां का स्टडी कर रहे थे। तो इसमें आपने 3 प्रमुख विधियों में सबसे पहले दाब, ये कर्तन, दाब लगाना और रोपण, तो 2 विधियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अभी इस वीडियो के अंदर रोपण के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, रोपण की प्रक्रिया में क्या होता है, ज्यादातर आप देखते हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं, उन फलदार वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, किसान लोग कलम लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग पादप भागों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक नई पादप का निर्माण किया जाता है। जो भी अच्छी किस्म का कलम होती है, उस कलम को निम्न यानी लोअर कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, स्थापित किया जाता है, फिट किया जाता है। तो आप देखें, इसके अंदर रोपण के अंदर 4 प्रमुख विधियां हैं। 4 प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? पहली है जीवारोपण, जिसे टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरा फच्छल रोपण, ये जिसे वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। थर्ड है किरीट रोपण, या इसको मुकुट रोपण भी कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग इसे कहते हैं। कलिका रोपण, बर्ड ग्राफ्टिंग भी इसे कहते हैं। देखिए, इसमें पहले हम स्टडी करेंगे रोपण किसे कहते हैं। 2 अलग पादपों के भागों को आपस में संयोजित किया जाता है, जैसे इसमें रोपण की प्रक्रिया के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कलम और एक होती है स्कंद। जिस पादप को निम्न किस्म के पादप पर स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। दूसरा होता है स्कंद। स्कंद जिस पादप पर कलम लगाई जाती है, उसे स्कंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बात करता हूं, यहाँ पे ज्यादातर जितने भी फलदार वृक्ष है, नींबू है, आम, गुलाब, सेब और अमरूद आदि पादपों के अंदर कलम लगाई जाती है। तो देखो, इसमें जैसे ये पादप है, ये कोई पादप है, इस पादप का इस टाइप से वी शेप काट करके इसको तो हम कहते हैं कलम, और दूसरा जिस भाग में जिस पादप में लगाई जाती है, उसको इसी आकृति में काट करके स्थापित किया जाता है, इसको कहते हैं स्कंद। दोनों को धागे की सहायता से, रस्सी की सहायता से कस करके बांध देना, धागा इसकी सहायता से कस करके बांध देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पादप का जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे कैम्बियम है, ये कैम्बियम, दोनों पादपों के कैम्बियम का आपस में संपर्क स्थापित हो जाता है। इसके संवहन ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम के अंदर कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, संपर्क
स्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा समसूत्री विभाजन होता है और विभाजन होने की वजह से दोनों ऊतकों के मध्य आपस में संपर्क स्थापित हो जाता है। इसकी वजह से कैम्बियम है, जाइलम ऊतक है और ये फ्लायम ऊतक है, इन सभी के मध्य आपस में संपर्क स्थापित हो जाता है। इसकी वजह से ऊपर वाले कलम वाले भाग के अंदर पुनः नई कलिकाएं फूटनी प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें हम अलग अलग प्रकार, इसमें जो 4 प्रकार की जो विधियां हैं, इन चारों विधियों का हम अध्ययन करेंगे। पहली विधि इसमें देखो हम बात करेंगे जीवारोपण। देखिए जीवारोपण फर्स्ट इसमें मेथड है, फर्स्ट मेथड है जीवारोपण। इसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, देखो टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसमें कलम व स्कंद दोनों का व्यास क्या होता है, समान होता है। ये चीज याद रखना आप, इसमें कलम और स्कंद दोनों का व्यास एक समान होता है। इसमें 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर का इस टाइप से, जैसे ये कलम है, इस कलम के अंदर इस टाइप से हम चीरा लगाते हैं, कटिंग करते हैं कलम को। ये कलम है और वी आकार का स्कंद में चीरा लगाते हैं इसे। वी आकार का स्कंद में चीरा लगाते हैं, दोनों को आपस में संपर्क स्थापित कर देते हैं। ये स्कंद है, दोनों को आपस में जोड़ने पर ये इस टाइप से आपके सामने इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है, इसको कस करके बांध दिया जाता है धागे से और कुछ दिनों बाद आपस में संपर्क स्थापित हो जाता है कैम्बियम और स्तवन ऊतकों का, और दोनों एक निम्न किस्म के पादप के ऊपर एक अच्छी किस्म की कलम लगा करके उससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो इस प्रकार का जीवारोपण यानी टंग ग्राफ्टिंग, दोनों का कलम और स्कंद का व्यास एकदम समान होता है। इसमें 7 से 8 सेंटीमीटर का वी शेप का कट लगाया जाता है, वी शेप का कट लगाया जाता है और इसी कट के आधार पे इसको स्थापित कर दिया जाता है दोनों को आपस में। उसके बाद में फिर है सेकंड है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में आप देखिए, इसमें भी कलम और स्कंद का व्यास समान होता है। दूसरी जो आपको मैं बता देता हूं, फच्चर रोपण। फच्चर रोपण सेकेंड मेथड है, इसको कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। फच्चर रोपण में आप देखिए, इसमें क्या किया जाता है, कलम और स्कंद का व्यास एकदम समान होता है। कलम और स्कंद का व्यास एकदम समान होता है। इसमें तो कलम में व्यास समान, कलम में क्या किया जाता है, कलम को वी शेप्ड में कटिंग की जाती है और कटिंग की जाती है। साथ में स्कंद में वेजाकार कट लगाया जाता है और वेजाकार कट लगाने पर देखो, इसमें ये कलम और वेजाकार स्कंद, ये कलम है और ये स्कंद है, दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद दोनों के ऊतकों में आपस में संपर्क स्थापित हो जाता है कैम्बियम में वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एक निम्न किस्म के पादप के ऊपर कलम, अच्छी किस्म की कलम लगा करके अच्छी पैदावार इससे भी प्राप्त की जाती है। तीसरी आपके किरीट रोपण।
तीसरी दोस्तों, ये तीसरी विधि है किरीट रोपण। किरीट रोपण। थर्ड है किरीट रोपण। इसको मुकुट रोपण भी कहते हैं, मुकुट रोपण। इसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग। देखिए दोस्तों, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जैसे कलम और स्कंद का व्यास क्या होता है, असमान होता है, असमान। जैसे कलम का व्यास छोटा और स्कंद का व्यास बड़ा। देखिए, जैसे ये इस प्रकार का कोई बड़ा स्कंद है, इस स्कंद के अंदर एक से अधिक कलमें स्थापित की जाती है। जैसे ये कलम है, या इसके अंदर कट लगा करके कलम को स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार यहां पे भी स्थापित की जा सकती है। स्कंद का व्यास इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा, और कलम का व्यास क्या होता है इसमें, बहुत ही कम। इसकी वजह से एक ही स्कंद के अंदर कई कलमें स्थापित की जा सकती है और कई कलमें स्थापित की जाती है। साथ में हम देखते हैं कि एक ही स्कंद वाले निम्न वर्ग के पादप के अंदर अच्छी किस्म की कलमें इसमें काफी सारी, लगभग 3, 4, 5 जितने भी आप चाहते हैं उतनी इसमें स्थापित की जाती है और आराम से, आसानी से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की तीसरी जो किरीट रोपण या मुकुट रोपण कहते हैं। चौथी है दोस्तों कलिका रोपण। चौथी जो विधि है इसमें कलिका रोपण। कलिका रोपण। बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग देखिए दोस्तों, कलिका रोपण में क्या किया जाता है, ये सीधी सी बात है कि कलिका का रोपण किया जाता है। जो नवोद्भिद कलिका होती है ना, नवोद्भिद कलिका, इसका रोपण किया जाता है। नवोद्भिद कलिका जैसे मान लीजिए कोई स्कंद है, ये इसका तना है, इस तने की छाल में टी शेप्ड की कटिंग की जाती है और टी शेप्ड की कलिका इसमें स्थापित कर दी जाती है या रोपण कर दी जाती है। जैसे पहले हम यहाँ पे टी शेप्ड की कटिंग करेंगे स्कंद में और या इसके तने में, और इस कलिका को या कलम जिसे कहते हैं कलम का रोपण इसमें कर दिया जाता है और एक इस स्कंद में एक अच्छी किस्म की कलिका या कलम लगा करके एक नए पादप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है कलिका रोपण यानी बड ग्राफ्टिंग कहलाता है। बड ग्राफ्टिंग। देखिए, आपने देखिए दोस्तों, आवर्तजी पादपों में जनन आपने पढ़ लिया था। आवर्तजी पादपों के अंदर जनन के अंदर हमने जो विधि पढ़ी थी अलैंगिक जनन, दूसरी है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन यहां आकर के पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें कई प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार के नीट के क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से छोटे वाले क्वेश्चन तो इसमें नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी जो चैप्टर है ना, उसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी इसमें जो मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप इसमें से बना सकते हो। शॉर्ट नोट बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। और मैं आने वाले दिनों के अंदर आपके हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन यहां पे आपको सॉल्व करूंगा, ताकि आपको जो एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो तरीका, एमसीक्यू को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, उन सभी का स्टडी करने में, उन सभी को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अब आगे अलैंगिक जनन की जो दूसरी जो आवर्तजी पादपों के अंदर जो जनन की दूसरी विधि है लैंगिक जनन, उन लैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप देखिए, दूसरी जो आवर्तजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन, सेकंड मेथड है आवर्तजी पादपों में
लैंगिक जनन। देखिए, ये जो क्लासें हम ऑनलाइन क्लासें YouTube चैनल के अंदर लगा रहे हैं, इन क्लासों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए सभी मेरे शुभचिंतकों से यह अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगामी आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बायोलॉजी के एग्जाम हो चुके हैं, तो जब भी कई प्रकार के एग्जाम और भी होते हैं तो उनके अंदर उनको सब बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो देखो, दूसरी जो विधि है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, आप शुरुआत में आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की जब आपने विधि पढ़ी थी, अलैंगिक जनन की परिभाषा आपने पढ़ी थी, तो उसमें दो चीज आपने की उसको अलग किया था। जैसे आपने अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन, ये दो प्रक्रियाएं अलैंगिक जनन में संपन्न नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में संपन्न होती है। आपको पता होना चाहिए, जो मियोसिस का प्रोसेस है लैंगिक जनन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और युग्मक संलयन जिसे हम निषेचन कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया में इस लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया भी कंप्लीट होती है। तो दोनों इस प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि यह दोनों प्रक्रियाएं किसी भी जनन में सम्मिलित की जाती है, किसी भी जनन प्रक्रिया में सम्मिलित की जाती है, दोनों जनन प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है लैंगिक जनन में। अब देखिए आप, इसमें आवर्त बीजी पादप जो होते हैं ना, आवर्त बीजी पादपों के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया फ्लावर में होती है, फ्लावर में यानी पुष्प में होती है, पुष्प। तो आपको पता होना चाहिए पुष्प क्या है। पुष्प के बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, पुष्प एक प्रकार का आपको पता होना चाहिए रूपांतरित प्ररोह। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह। पुष्प रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड सूट है। तो देखिए, जैसे इस मॉडिफाइड सूट की स्ट्रक्चर हम देखें, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। अगला जो हमारा टॉपिक इसी में चल रहा है कंटिन्यू, पुष्प की संरचना। देखिए, जैसे ये कोई फ्लावर है, पुष्प का देवीय काट, अनुदेवीय काट, ये आप देखते हैं पुष्प के बीचों बीच वाला भाग है। जब आप किसी भी पुष्प का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब कटिंग करते हैं तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ये इसमें होते हैं पुष्प के अंदर पुंकेसर, और ये है बाह्य दल, दलपुंज, और फिर ये है बाह्य दल, और उसके बाद में नीचे की साइड में पुष्पासन, और फिर पुष्प वृंत, और अंदर की साइड में अंडाशय। देखो, ये सबसे बाहर की साइड में है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और ये है दलपुंज। इसको कहते हैं कैलेक्स, कोरोला। उसके बाद में फिर देखिए, ये है पुंकेसर, स्टेमन,
देखो बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है वो दलपुंज बाह्य दल होती है, बाह्य दल होती है, और इसे सेपल कहते हैं, सेपल। इसकी इकाई होती है दलपुंज की, वो उसको टेपल उसके बाद में पेटल कहते हैं, टेपल क्या, पेटल कहते हैं। और पुंकेसर, इसके भी हम पार्ट पढ़ेंगे। और ऊपर की साइड में यहाँ पे देखो, ये जो भाग है जायांग का भाग है, ये भाग किसका है, जायांग का। इसको हम देखो वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मेटा। उसके बाद में ये स्टिग्मा, वर्तिका। और ये नीचे की साइड में है अंडाशय, और ये है पुष्पासन, ये पुष्प ग्रंथ। ये अंदर की साइड में है, अंडाशय के अंदर लगे रहते हैं बीजांड, ये बीजांड। देखिए वर्तिकाग्र और अंडाशय। देखो पुष्प के अंदर मुख्यतः हम देखते हैं 4 चक्र होते हैं, कंप्लीट 4 चक्र। कौन कौन से होते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं पुष्प में। कौन कौन से हैं, पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है उमंग, चौथा है जायांग। बाह्य दलपुंज की इकाई अभी मैंने आपको बताई, सेपल या बाह्य दल होता है। उसके बाद में दलपुंज की इकाई अभी बताई, पेटल या दलपुंज होती है। उमंग की इकाई पुंकेसर होती है, और जायांग की इकाई अंडक होती है, अंडक। ये दो अलग अलग चक्र है। एक तो है सहायक चक्र, ये है, इसके अंदर क्या है, दोनों सहायक चक्र है, सहायक चक्र के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। और ये 2 है आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र। इन दोनों के बगैर पुष्प अधूरा है। तो ये जिन पादपों के अंदर जो पाए जाने वाले पुष्प है, अगर ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं, उन पुष्पों को कहते हैं पूर्ण, कंप्लीट फ्लावर। और इन चारों चक्रों में से किसी एक भी चक्र की अनुपस्थिति अगर रहती है तो वो है इनकम्प्लीट फ्लावर। ये ध्यान रखना है, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर ये डिफरेंस है। अगर चारों चक्र इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट है, और चारों चक्र इसमें से कोई भी एक चक्र एब्सेंट है, वो क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो आपको ये पता होना चाहिए। पुष्प के ये प्रमुख पार्ट होते हैं, और ये पुष्प के प्रमुख भागों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये आपको आने चाहिए। इसमें आप देखिए, इसी जो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप देखते हैं कि लैंगिक चरण की डिटेल नहीं दे रखी है। आपको लैंगिक चरण पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ना है इसके आरबीसी के सेकंड चैप्टर के अंदर। तो अगले लेक्चर के अंदर हम वापस आरबीसी पादपों के अंदर लैंगिक चरण का स्टडी करेंगे, और इसी के साथ में इसी लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।